नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मलसी सर, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करेंगे। इससे पहले आपने YouTube के ऊपर 2 वीडियो देखे। प्रथम जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सोफिस्टों के न्याय सिद्धांत का खंडन किया था। अगले वीडियो में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा की, उसकी व्याख्या की। अब ये वीडियो है, इसमें हम प्लेटो ने रिपब्लिक में जो न्याय सिद्धांत दिया है, अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो के उस न्याय सिद्धांत की हम आलोचना करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना और प्लेटो के न्याय सिद्धांत का निष्कर्ष है उसके ऊपर आधारित है। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो सबसे बड़ी आलोचना की जाती है वो है कि इन्होंने कर्मों को सीमित कर दिया है, कर्म स्वतंत्रता के ऊपर भारी चोट पहुंचाई है प्लेटो के न्याय सिद्धांत। और ये बात है, ये बारकर कहते हैं। कर्मों की सीमितता। बारकर कहते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत वस्तुतः न्याय है ही नहीं, वह मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली एक भावना मात्र है। इसका तात्पर्य ये है कि प्लेटो ने कार्यों को निश्चित और निर्धारित कर दिया है, कोई भी वर्ग उससे बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता। दूसरी जो आलोचना की जाती है प्लेटो के सिद्धांत की, वो ये कहा जाता है कि ये निष्क्रियतावादी दर्शन है, ये निष्क्रिय न्याय है। क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहता है, लेकिन प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में व्यक्ति को इतना आत्मसंयमी और मर्यादित बना देता है कि उसकी सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में कोई भूमिका ही नहीं होती। उसका कार्य है सिर्फ अपने सद्गुण के अकॉर्डिंग कार्य करना, अपने एक खांचे में फिक्स हो जाना, उससे बाहर नहीं निकल सकता, अपनी भूमिकाओं को व्यापक नहीं कर सकता। तीसरी आलोचना ये की जाती है कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में अधिकारों की बजाय कर्तव्यों को प्रमुखता दी है, प्रधानता दी है। फलतः व्यक्ति का केवल एक ही पक्ष है, वो स्पष्ट होता है, और अधिकारों वाला पक्ष है उसका तो वो तो विलीन ही हो गया है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। जबकि सच्चा न्याय वो होता है जिसमें कर्तव्यों के साथ साथ अधिकार भी निहित हो, और अधिकारों की तो प्लेटो ने कोई चर्चा ही नहीं की है। प्लेटो तो यही कहता है कि प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करें, यही न्याय है। एक और बड़ी आलोचना प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जाती है, वो ये है जो सेबाइन ने की है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो वर्ग समन्वय की बजाय वर्ग संघर्ष का, क्लास स्ट्रगल का प्रणेता है। प्लेटो ने
समाज को 3 वर्गों में बांट दिया। एक दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। और कोई भी वर्ग है वो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी शासक वर्ग को अधिकार दे दिया गया है कि वो पूर्ण निरंकुश भाव से शासन करे, कोई भी वर्ग उसको रोकेगा नहीं। सैन्य वर्ग को दे दिया गया है ये दायित्व कि वो युद्ध करे, युद्ध में शासक वर्ग को हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उत्पादक वर्ग की गतिविधियां हैं वो भी बिल्कुल अलग है। शासक वर्ग अगर निरंकुश हो जाता है, अत्याचार करने लगता है, तो उत्पादक वर्ग उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता इसी हिसाब से। तब हम कहते हैं कि इससे शासक वर्ग है वो निरंकुश हो जाएंगे, सैन्य वर्ग है वो हिंसक हो जाएंगे और उत्पादक वर्ग है वो लालची हो जाएंगे। और फिर उनमें वर्ग संघर्ष होगा, वर्ग समन्वय की बजाय। और ये सिद्धांत प्रजातंत्र के खिलाफ हम ये भी कह सकते हैं, अगर राजा को उसकी निरंकुशता के विरोध में नहीं रोका गया, अगर राजा की गतिविधियों के उत्पादक और सैन्य वर्ग का नियंत्रण नहीं होगा, तो ऐसा राजा तो फिर फांसीवादी और विधायकवादी हो जाएगा। तो हम ये भी आलोचना कर सकते हैं कि सेबाइन जैसा कहता है कि इसे वर्ग समन्वय नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष पैदा होगा, तीनों वर्ग आपस में झगड़ेंगे। और साथ साथ इसमें यह भी दिक्कत है कि ये दार्शनिक शासक को फांसीवादी और अधिनायकवादी बना देगा, क्योंकि उसके दार्शनिक शासक के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। एक बड़ी व्यापक आलोचना की है बाबा साहब अम्बेडकर ने। अम्बेडकर जी कहते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो जाति व वर्ण व्यवस्था का पोषक है। प्लेटो ने अपने राज्य में, अपने देश में सभी व्यक्तियों को 3 वर्णों यानी 3 जातियों में बांट दिया। एक है शासक वर्ग, दूसरा सैन्य वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये वर्ग हैं ये बंद हो जाते हैं। अगर उत्पादक वर्ग का कोई भी व्यक्ति वो कितना ही साहसी हो, सैनिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्लेटो एक बंद समाज का निर्माण करता है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करता है, प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करता है। दूसरे के कार्यों में और दूसरे वर्ग में वो व्यक्ति नहीं जा सकता। अगर कोई एक व्यक्ति साहसी है लेकिन वो उत्पादक वर्ग का, तो सैनिक नहीं बनेगा। अगर कोई उत्पादक वर्ग का व्यक्ति यानी कोई किसान, अगर उसकी पढ़ने लिखने में रुचि है, वो ज्ञानवान है, तो वो शासक नहीं बन सकता, क्योंकि वो दूसरे वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो अपने ही वर्ग में बंद रहेगा। भारत में भी जाति व्यवस्था का यही दुष्प्रभाव हमारे सामने आता है कि जो दलित और दमित जातियां हैं वो चाहे कितनी साहसी और ज्ञानवान क्यों न हो, वो न तो ब्राह्मण बन सकती है और न ही वो क्षत्रिय बन सकती है। ये अधिकार तो कुछ जातियों के लिए ही आरक्षित कर दिए गए हैं। और ऐसा ही प्लेटो करता है। तो प्लेटो जो 3 वर्ग बनाता है और उसके बाद वर्गों में हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है, ये जाति और वर्ण व्यवस्था को जन्म देता है और ये एक शोषणकारी समाज का उत्पादक है। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अंतिम आलोचना करते हैं कि इसमें सुख और संपत्ति का अभाव है, क्योंकि प्लेटो ये कहता है कि जो संपत्ति है उसका मालिक सिर्फ उत्पादक वर्ग होगा। शासक और सैन्य वर्ग है वो न तो परिवार का सुख उठा सकते हैं और न ही संपत्ति का। हम भी जानते हैं कि जो मानव स्वभाव है, जो नारी का मनोविज्ञान है व्यक्ति के मन में, वो इसके प्रतिकूल है। कोई भी व्यक्ति संपत्ति से, सुखों से और परिवार से अलग नहीं हो सकता, जबकि प्लेटो कहता है कि न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि शासक और सैन्य वर्ग अपने परिवार से भी दूर रहें और संपत्ति से भी दूर रहें। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से मानव की
प्रकृति और नेचर को देखते हुए ये सिद्धांत भी सही नहीं है। तो ये थी प्लेटो की न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं कि ये कर्मों को सीमित कर देता है, निष्क्रियता को बढ़ावा देता है, अधिकारों की बजाय ये कर्तव्यों को प्रधानता देता है, वर्ग समन्वय की बजाय वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है, और जैसा कि अम्बेडकर जी ने कहा है, ये जाति और वर्ण व्यवस्था और शोषणकारी समाज व्यवस्था को पैदा करता है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। ये संयम, संतुलन और कर्तव्य परायणता का पर्यायवाची है। ये सामाजिक एकीकरण और भावनात्मक एकीकरण को संभव बनाता है, अज्ञान को मिटाता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य मनोयोग पूर्वक करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तव में अपने आप में एक विशिष्ट और प्रशंसनीय सिद्धांत है। इसी प्रशंसा के साथ हम आज इस ऑनलाइन क्लास को अंतिम रूप देते हैं। अगले वीडियो में हम प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत करेंगे, द स्कीम ऑफ एजुकेशन करेंगे, जो उनकी पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित है। आप इस वीडियो को अपने कॉलेज के साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपने मनोयोग पूर्वक इसको ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका पुनः तहे दिल से धन्यवाद।